दिसंबर का आखिरी हफ्ता शुरू ही हुआ था, लेकिन ठंड अपने चरम पर थी। हवा इतनी काटती थी कि शरीर में जैसे कांटे चुभने लगे हों। पेड़, खेत और खंभे सब बर्फ की चादर में ढके हुए थे। दो राहगीर बैठकर बातें कर रहे थे। अरे भाई, ऐसी ठंड तो पहले कभी नहीं देखी। लगता है जैसे आसमान से बर्फ की बारिश हो रही हो और सब कुछ सफेद चादर में ढक गया हो। पता नहीं भाई, अब क्या होगा। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। लोग और जानवर सब ठिठुर रहे हैं, हाथ पांव जम रहे हैं, सांसें थम सी गई हैं। चारों तरफ बर्फ और ठंडी हवा का कहर है। हवा इतनी तेज है कि हर आवाज को निगल रही है। सच में भाई, इस ठंड ने इंसान और जानवर सबको बराबर डर में डाल दिया है। भाई अब चलो, अपने अपने घर चलते हैं। अगर और थोड़ी देर बाहर रुके रहे तो हम भी जम जाएंगे। घर पहुंचते ही कम से कम थोड़ी गर्मी तो मिलेगी। जैसे ही शाम ढलती, गांव पर सन्नाटा छा जाता। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों के अंदर दुबक जाते। चूल्हों का धुआं आसमान में घुलता और पूरे गांव पर ठंड की एक डरावनी चादर फैल जाती। उस गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह रोज सुबह जंगल चला जाता, लकड़ियां काटता। अपने घर का गुजारा चलाता। रामू का जीवन कठिन था, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से वह अपने परिवार का पेट भरता। उस शाम रामू जब घर लौटा तो उसकी पत्नी कमला ने कांपते हुए कहा, रामू, आज ठंड बहुत ज्यादा है और धीरे धीरे यह और भी बढ़ती जा रही है। हाथ पांव सुन्न पड़ रहे हैं, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। अब बताओ हम क्या करें? तुम सही कह रही हो कमला। ऐसी जानलेवा ठंड हमने कभी नहीं देखी थी। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। लोग अलाव जलाकर भी कांप रहे हैं। सुना है इस बार कड़ाकेदार ठंड के साथ भयानक बारिश भी होने वाली है। पता नहीं आगे क्या होगा। हम तो किसी तरह खुद को संभाल लेंगे, लेकिन अर्जुन का क्या होगा? वह तो अभी नन्हा सा बच्चा है। इतनी जानलेवा ठंड और कड़कती हवाएं, यह सब वह कैसे सह पाएगा? उसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं था। चलो एक काम करते हैं। मैं मुखिया जी के पास जाऊंगा और उनसे कुछ पैसे उधार ले लेता हूं। उसी पैसे से हम छत की मरम्मत करवा देंगे और अर्जुन के लिए कुछ गर्म कपड़े और कंबल खरीद लेंगे। ठीक है जी, यही सही रहेगा। आप जाइए और कुछ पैसे ले आइए। रामू उम्मीद लिए निकला। रास्ते में उसे गोपाल मिला। अरे रामू भाई, अच्छा हुआ आप मिल गए। घर पर लकड़ी खत्म हो गई है, कृपया कुछ लकड़ी पहुंचा दीजिए। वैसे आप अभी कहाँ जा रहे थे? अरे क्या बताऊं गोपाल भाई, देख रहे हो ना ये ठंड। मैं मुखिया जी के पास जा रहा हूं कुछ पैसे उधार मांगने। ठीक है भाई, जाइए, पर लकड़ी भेजना मत भूलना।
रामू मुखिया के घर पहुंचा। मुखिया अपने मजदूरों को काम पर लगा रहा था। मुखिया जी, क्या आप कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? घर की मरम्मत करानी है, नहीं तो आने वाली बारिश में हमारा घर बिखर जाएगा। मैं सही समय पर लौटा दूंगा। अरे चुप हो जा रे बंदा, कहाँ ते उधार मांगने आया से? तू सोचता से मैं कुबेर का बेटा सू? देख, तेरे जैसे गांव में 100 हैं। दिन भर काम करता, रात भर खाता, और अब मेरे आगे हाथ फैला रहा से। मालिक कृपा करिए, मुझ पर यकीन रखिए, मैं पैसा लौटा दूंगा। बस अभी कुछ दे दीजिए। अरे चुप रह बेतमीज, अब मेरी जुबान बोल रही से और धैर्य का पल्ला टूट रहा से। एक बार फिर तेरी कोई बात सुनी तो हाथ चल जाएगा। समझा कर, अब फालतू बात बंद कर। मुखिया जी, दया कीजिए इस गरीब पर। घर में न ठंड से बचने को कपड़े हैं, न खाने को अनाज। भगवान के नाम पर थोड़ा रहम कीजिए। ओए चुप कर, अब बहुत हो गया। अगर तेरी जुबान दोबारा चली ना तो याद रख, तेरे हाथ यहीं तुड़वा दूंगा। चल भाग यहाँ से मेरी नजरों के सामने से। रामू पूरी तरह हार मान चुका था। उसकी आंखों में निराशा थी। रामू ने सोचा कि जंगल से सूखी लकड़ी काटकर बेचेगा। वह जंगल की तरफ चल पड़ा। हे भगवान, अब क्या होगा? मेरा बच्चा, मेरी बीवी सब ठंड से ठिठुर रहे हैं। तू ही कोई रास्ता दिखा दे। रामू भैया, कहाँ जा रहे हो कुल्हाड़ी लेकर? जंगल मत जाओ। क्यों बेटा, क्या हुआ? भैया, मुखिया ने सारी अच्छी लकड़ियाँ उठा ली हैं। उसके लोग सुबह सुबह ही आ गए थे और सारी लकड़ियाँ काट कर अपने गोदाम में ढोकर ले गए। वह बोल रहे थे इन्हें ऊंचे दामों में बेचेंगे। अरे बेटा, तुम सच बोल रहे हो? क्या हमारी मेहनत की लकड़ियां भी वह ले गया? भैया, यकीन नहीं होता तो खुद देख लो। अब वहाँ एक भी सूखी लकड़ी नहीं बची। रामू जंगल पहुंचा तो देखा कि सच में सारी लकड़ी कटी हुई थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? वह लकड़ी जिस पर मेरी उम्मीदें टिकी थीं, उसे किसी और ने उठा लिया। ओ प्रभु, और कितनी पीड़ा देंगे आप इस गरीब को। रामू निराश होकर घर लौटा। उसने अपनी पत्नी से कहा, कमला मुखिया के आदमियों ने जंगल की सारी लकड़ियां काट ली और उन्हें गोदाम में रख दिया। वो उन्हें महंगे दाम में बेचेगा। कमला बोली, हम तो किसी तरह इस ठंड को सह लेंगे जी, लेकिन अर्जुन, वो तो छोटा बच्चा है, वो कैसे रहेगा? उसके कपड़े कैसे आएंगे? पता नहीं कमला, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। अगले दिन गांव के लोग मुखिया के यहाँ लकड़ी खरीदने पहुंचे। मुखिया जी, बस थोड़ी लकड़ी दे दीजिए, बच्चे कांप रहे हैं। लकड़ी देने में कौन मना कर रहा है रे? पैसे दे और जितनी चाहिए उतनी ले जा। मुफ्त में कुछ ना मिलेगा। कितने पैसे हुए? तेरे हो गए 60 रुपए।
इतनी ज़्यादा कीमत? रामू भाई तो 20 रुपये में देते थे। लेनी है तो ले, वरना साइड हट जा। रामू ने घर आकर कमला को सब बताया। अब क्या होगा जी? लकड़ी के बिना तो जीना मुश्किल हो जाएगा। तुम चिंता मत करो कमला, मैं कुछ तो उपाय ढूंढ लूंगा। आज रात मुखिया का घमंड टूटेगा। रात के ठीक 12 बजे, जब ठंड अपनी पूरी ताकत पर थी, रामू चुपके से निकला। वह मुखिया के गोदाम पहुंचा। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और दरवाजा खोल दिया। उसके साथ कुछ और गांव वाले थे जिन्हें उसने चुपके से इकट्ठा किया था। उन लोगों ने बहुत सारी लकड़ियां बाहर निकाली। हम इन सारी लकड़ियों को अपने घर नहीं ले जाएंगे गांव। मैं सभी लोग इस करारी ठंड से परेशान हैं, तो हम सभी कई घरों के आगे लकड़ियां रख देंगे। अरे भाई, ये लकड़ियां कहां से आईं? किसने किया ये सब? जो भी हो, आज से हमारी ठंड का डर खत्म। अब हम आराम से रात काटेंगे। मुखिया जब अपने गोदाम पहुंचा तो उसका ताला टूटा था और गोदाम खाली था। वह चिल्लाता रह गया, मेरी लकड़ियां कहाँ गईं? रामू वहां पहुंचा और बोला, मुखिया जी, यह चोरी नहीं, इंसाफ है। जो लकड़ी आपने व्यापार के लिए छीनी थी, वह आज लोगों की जिंदगी बन गई है।